हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर जो है आगे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन करने। वही वेक्टर का क्वेश्चन चल रहा है। आज हम लोग जैसे पिछले वाला वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा किए थे। आज हम लोग 10.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स पहले करेंगे, बाद में उनका एक्सरसाइज करेंगे। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, वीडियो में ज़रूर आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब आगे करते हैं आज का सॉल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़िए। लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है सो दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू इतना एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर क्वेश्चन में कह रहा है, ये जो वेक्टर है ये वाला और ये जो वेक्टर है बी, ये दोनों वेक्टर इक्वल है। मतलब गिवेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेक्टर ए का जो वैल्यू है वो वेक्टर बी के इक्वल है ना। अब ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में यही है, क्या है तो एक्स आई है, 2j है और जेड के है। फिर इजिकल टू वेक्टर बी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i प्लस yj और प्लस k है, रख दिया। अब याद रखिए मित्रों, जब दो वेक्टर इक्वल होता है तो सिमिलर वेक्टर का कॉफिशिएंट भी इक्वल होता है। सिमिलर मतलब i वाला का कॉफिशिएंट i वाले के साथ बराबर होगा। तो i का कॉफिशिएंट यहाँ x है, यहाँ 2 है, यानी x का वैल्यू हो गया 2। j का कॉफिशिएंट j के साथ बराबर होगा, तो j का कॉफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ पर y है, यानी 2 बराबर y। इसका मतलब कह सकते हैं y बराबर 2 हो गया। फिर k का कॉफिशिएंट k के साथ इक्वल होगा, तो k का कॉफिशिएंट यहाँ z है, यहाँ कॉफिशिएंट में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो याद रखिए मित्रों कि जब दो वेक्टर इक्वल होगा तो सेम वेक्टर का कॉफिशिएंट भी इक्वल होता है। चलिए एक छोटा सा हम आपको थ्योरी भी बता देते हैं। थ्योरी इसमें देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k अगर हो जाए तो करिए बराबर i वाला का कॉफिशिएंट i वाले के साथ, मतलब a1 इज इक्वल टू b1 हुआ। j वाला का कॉफिशिएंट j वाले के साथ, मतलब a2 इज इक्वल टू b2 हुआ। फिर k वाला का कॉफिशिएंट k वाले के साथ, यानी a3 इज इक्वल टू b3 हुआ। इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं इक्वल वेक्टर पर। चलो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वेक्टर a इज इक्वल टू सॉल्यूशन। वेक्टर a का देखिए वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 2j दिया हुआ है। वेक्टर b इज इक्वल टू 2i प्लस j दिया है। अब पूछ रहा है कि इज मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b। कहता है क्या a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो कुछ ये तो बहुत आसान है, लिख लीजिए। वेक्टर a का वैल्यू कितना दिया है, वेक्टर a का वैल्यू दिया है i प्लस 2j, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि पूछ रहा है कि a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अब b का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो a का वैल्यू लिख लिए, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने आप लोगों को आता होगा कि रूट अंडर i का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं मित्रों, फिर j का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं। तो k तो है नहीं जो करेंगे, तो काम खत्म। तो 1 और ये हो गया 4 यानी 5, यानी रूट 5 आ गया a का मैग्नीट्यूड। अब b का निकालिए। वेक्टर b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2i प्लस j दिया हुआ है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो b का मैग्नीट्यूड कितना होगा
रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। और के तो है नहीं जो स्क्वायर करेंगे, तो ये फिर से ये कितना हो जाएगा, √5 आ जाएगा। तो देखिए तो ए का भी मैग्नीट्यूड √5 आया और बी का मैग्नीट्यूड भी √5 आया। इसका मतलब कह सकते हैं कि देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर इक्वल। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है, तो आंसर होगा यस। इज ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड, लिखेंगे आंसर में यस। फिर लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, लिखा है कि आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल। पूछ रहा है कि क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए का ये वैल्यू दिया हुआ है और वेक्टर बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्या वेक्टर इक्वल है। तो याद रखिए आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है क्या। चलिए इस बात को हम समझाते हैं। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, तो हम क्या करेंगे, लिख देते हैं। ए का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में i+2j दिया है और बी का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में वो 2i+j दिया हुआ है। तो सुनिए मित्रों कि आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा है, वेक्टर पूछ रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम है क्या। तो वेक्टर को सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर होना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि ए और बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया था, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो बराबर हो गया, लेकिन अब देखना है कि क्या इन दोनों का डायरेक्शन सेम है। और अगर नहीं, उससे भी अगर जी ना भरे, मान लीजिए उससे भी इजी तरीका करना चाहते हैं, तो अगर आपको पता करना है ये दोनों इक्वल है या नहीं, तो इक्वल है या नहीं इसके लिए क्या करेंगे बताओ, आई का कोफिशिएंट सेम है क्या। आई का अभी बताए थे ना यहाँ पर हम आपको कि जब वेक्टर इक्वल होगा तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो मित्र बताइए तो आई का कोफिशिएंट यहाँ इक्वल है क्या। यहाँ आई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर 2 है, इक्वल नहीं न हुआ। यहाँ जे का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ जे का कोफिशिएंट 1 है, इक्वल नहीं न हुआ। इसका मतलब कह देंगे कि ए और बी जो है वो इक्वल वेक्टर नहीं है। मित्र अभी तुरंत बताए थे कि दो वेक्टर इक्वल तब होगा जब आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो देखो आई यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 बराबर 2 होता नहीं है। जे का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और जे का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 2 बराबर 1 होता नहीं है। तो इसका मतलब इस वेक्टर में आई जे का कोफिशिएंट और इस वेक्टर में आई जे का कोफिशिएंट सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो इक्वल नहीं होगा। वेक्टर इक्वल नहीं है लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया। समझ गए। वेक्टर इक्वल होने के लिए एक बार दोबारा बोल देते हैं, आई का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, जे का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, जो इसमें नहीं है, है ना। तो चलिए ये सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि इसी का निकालना है। क्यों कि जब वेक्टर, जैसे मान ले एक वेक्टर यह है, एक वेक्टर यह है, एक वेक्टर यह है, यहाँ 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है ना, तो सबका यूनिट वेक्टर सेम होगा। इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, सबका सेम होगा। जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो यूनिट वेक्टर भी सेम होता है। तो इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम होगा। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो, इसका मतलब इसी का यूनिट वेक्टर निकालो। इसके डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन, तो इसी का यूनिट वेक्टर निकालना। अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब उसी का निकालना है। तो निकालिए सॉल्यूशन, यूनिट वेक्टर निकालना है। तब वह यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है ए कैप, और ए कैप का फॉर्मूला पता है कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का वैल्यू कितना है, 2i + 3j अब प्लस के,
और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर लगाते हैं, लगा दिए। कैसे होगा मैग्नीट्यूड, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 4, जे का कॉफिशिएंट 3 है, स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, के का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, स्क्वायर करेंगे सॉरी के का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई का कॉफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, जे का कॉफिशिएंट 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, के का कॉफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। अब कितना आ गया आंसर, यह आ गया आपका 2i प्लस 3j प्लस के, और नीचे में आ गया कितना, रूट अंडर 9 4 13 14 आ गया। अब अलग अलग करना कर दीजिए, हो जाएगा 2/√14i फिर प्लस 3/√14j, अब फिर यहाँ 1 हो जाएगा 1/√14k। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कंसेप्ट यहाँ का था क्या कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछ रहा था, इसका मतलब हुआ कि उसी का निकालना है। जिस किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर पूछे मतलब उसी वेक्टर का डायरेक्शन, उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कहता फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, फिर से देखिए यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सम मतलब ऐड, सम मतलब ऐड, यानी ए और बी वेक्टर का जो ऐड होगा उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है ना। यहाँ पर सम का पूछ रहा है, सम का, तो ए और बी वेक्टर का ऐड करो, तो ए आप प्लस बी वेक्टर को ऐड करना है ना। तो सिंपल सी बात है, कितना होगा ए प्लस बी का वैल्यू, तो बताइए क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, दिया है 2i, देखिए यहाँ पर दिया है ए का वैल्यू, यहाँ पर 2i प्लस 2j माइनस 5k, अब प्लस बी है, बी का वैल्यू कितना दिया है 2i प्लस j अब प्लस 3k, है ना। कुछ ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में डिमांड था कि सम यानी a प्लस बी, a प्लस बी, सम यानी a प्लस बी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले a प्लस बी निकाल लीजिए, कितना हो गया प्लस बी, ये 2i प्लस 2i हो गया 4i, 2j प्लस j 3j, माइनस 5k प्लस 3k तो माइनस 2k आ गया, है ना। ऐसा करिए ना, ये जो वेक्टर है a प्लस बी थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करके कुछ मान लीजिए, आर ए मान लेते हैं, तो क्या हुआ a प्लस बी को थोड़ा छोटा करके हमने आर मान लिया। और हमसे क्वेश्चन में इसी a प्लस बी का यूनिट वेक्टर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, यूनिट वेक्टर पूछ रहा था, और a प्लस बी को हमने r मान लिया, इसका मतलब r का यूनिट वेक्टर निकालना है। और अभी तुरंत बताएं कि यूनिट वेक्टर r का निकालना है, मतलब r क्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर r बाय वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। तो मित्रों वेक्टर r का वैल्यू यही ना है, क्या है 4i प्लस 3j माइनस 2k, तो रखिए, तो यहाँ पर रखिए, कितना यहीं पर रख दीजिए 4i प्लस 3j माइनस 2k डिवाइडेड बाय, नीचे में मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो i का कॉफिशिएंट कितना है 4 तो 16 हो जाएगा, j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 3 तो 9 हो जाएगा, k का कॉफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो गया ऊपर में 4i प्लस 3j माइनस 2k, और नीचे में हो गया 29, 16 4 20 ना 29। अब अलग अलग कर दीजिए, अलग करना चाहते हैं तो ये 4/√29i हो गया, फिर 3/√29j हो गया, फिर माइनस 2/√29k हो गया आंसर। इस तरीके से बनाएंगे। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ वेक्टर, वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में, ऑफ द वेक्टर ए, इसके डायरेक्शन में, दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7। अब ध्यान सुनिए, एक वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर निकालना है जिनका मैग्नीट्यूड 7 दिया है, ठीक है।
और कहता है वो वेक्टर जो है इस ए के डायरेक्शन में है, क्योंकि क्वेश्चन में पढ़िए फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के डायरेक्शन में। इस वेक्टर के डायरेक्शन का मतलब हुआ कि ये वेक्टर और जो निकालना है वो दोनों का डायरेक्शन सेम है। ध्यान सुने हमारी बात को, इसी के डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा वही वेक्टर निकालना है। इसका मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन और इस जो निकालना है उस वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और जो निकालना है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो मित्रों आपको पता है ना कि अभी कोई भी वेक्टर का कैप निकालना होता है तो कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना फॉर्मूला, कैप बराबर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर इसी को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर ए का यूज़ कर लिया था, तो हम ए के बदले कोई और सिंबल यूज़ कर लेते हैं। मान लो अगर यहाँ पर आर ए यूज़ कर लें तो आर कैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ए लिख दीजिए, आर कैप इज इक्वल कितना हो जाएगा, वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा ना। ये तो फॉर्मूला आपको पता है, अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ना ये जी। तो बताइए अब इसी को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर का कैप होगा ना। वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर का कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दुनिया में कोई भी वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के कोई भी वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उसके कैप से मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी तो हमको वेक्टर ही निकालना था, फाइंड अ वेक्टर, वेक्टर ही निकालना है। तो वेक्टर निकालने का तो ये तो फॉर्मूला होता है। अब क्या है फॉर्मूला, आर कैप, ये जो सॉरी आर कैप नहीं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना दिया क्वेश्चन में, देखिए 7 दिया है। ध्यान सुनिए फिर से, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, इस वेक्टर के डायरेक्शन में वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है, तो हमने मैग्नीट्यूड की जगह 7 रख दिया। अब ध्यान सुनिए, जो कैप है वो कैप क्या है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस ए के डायरेक्शन में ही हमको निकालना है, वेक्टर निकालना है ना। तो अभी हम आपको बोले थे कुछ देर पहले कि जब वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो उसका कैप सेम होता है। कैप मतलब यूनिट वेक्टर सेम होता है। तो बताइए चाहे आर का कैप बोले चाहे ए का कैप बोले सेम होगा। क्यों? क्योंकि आर वाला जो वेक्टर है वो और ए वाला जो वेक्टर है वो दोनों का डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है मतलब कैप सेम होगा, तो आर कैप को हटा करके ए कैप रख सकते हैं। अब हो गया 7 और ए कैप का फॉर्मूला है ए अपॉन ए का मॉड, है ना, रख दीजिए 7। अब वेक्टर ए का वैल्यू कितना है दिया, वेक्टर ए का वैल्यू i माइनस टू जे और डिवाइडेड बाय उसका मॉड कितना हो जाएगा, i के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो i का कॉफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस j के कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो बताइए कितना हो जाएगा सॉल्व होकर के, ये हो जाएगा 7 × i माइनस 2j और नीचे में कितना आ जाएगा √5। आंसर आ गया। जो वेक्टर निकालना तो उसका आंसर हो गया इस तरीके से, है ना। तो याद रखिएगा अगर कोई भी वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में उस कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड 7 दिया था, हमने रख दिया। और कैप कैसे किया, तो कैप के बारे में क्या है कि क्वेश्चन में कहा था कि जो वेक्टर निकालना है वो ए के डायरेक्शन में निकालना है। इसका मतलब ए का डायरेक्शन और इसका मतलब ए का कैप और आर का कैप सेम होगा। तो हमने आर कैप को हटा के ए कैप रख दिया और ए कैप का जो फॉर्मूला होता लगा दिया, सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, आप लोग के पास पूछने का ढेर सारा तरीका है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है राइट द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। देखिए एक वेक्टर दिया है a इज इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि इसका डायरेक्शन रेशियो
और डायरेक्शन कोसाइन निकालो। बहुत आसान काम है। डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियो निकालना हो किसी भी वेक्टर का जो आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है। कोई भी वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 और के का कोफिशिएंट -2 हो गया आंसर। ठीक है, अब निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन दुनिया में अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, क्या निकालना हो, डायरेक्शन कोसाइन, तो सबसे पहले उस वेक्टर का कैप निकालिएगा। कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालिएगा। कैप मतलब यूनिट वेक्टर निकालिएगा। तो निकालिए। तो ए कैप बराबर फॉर्मूला होता है A/A का मैग्नीट्यूड। मतलब क्या करिएगा, जब भी डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सबसे पहले कैप निकालना है। तो निकालिए। तो कैप का ही फॉर्मूला है, रख दीजिए। ए का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में I + J - 2K डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का स्क्वायर 4। चलिए ऊपर में कितना हो गया, I + J - 2K और नीचे में कितना हो जाएगा, रूट अंडर 5। अलग अलग कर दिए। यहाँ पर I को दीजिएगा तो ये 1/√5I हो जाएगा। फिर J को दीजिएगा तो 1/√5J हो जाएगा। फिर K को दीजिएगा तो -2/√5K हो जाएगा। हो गया, आ गया यूनिट वेक्टर। अब अगर यूनिट वेक्टर आ जाए तब अगर बोले डायरेक्शन कोसाइन निकालो, डायरेक्शन कोसाइन है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, याद रखिए, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो सबसे पहले उसका कैप निकालिएगा। कैप निकालिए। डायरेक्शन कोसाइन जो होता है, जो कैप निकला है मतलब जो यूनिट वेक्टर निकला है, तो यूनिट वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट है 1/√5, जो जे का कोफिशिएंट है 1/√5 और जो के का कोफिशिएंट है -2/5, यही आंसर होता है ना। डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो डायरेक्ट वेक्टर में ही आई जे का कोफिशिएंट कर देंगे तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमको सबसे पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा और यूनिट वेक्टर में जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P and Q। कहता है वो वेक्टर निकालिए जो P पॉइंट और Q पॉइंट को ज्वाइन करने से बनता है। मतलब यहाँ पर एक P पॉइंट है जो दिया है 2 3 0 और यहाँ पर एक Q पॉइंट है जो दिया है -1 -2 -4। ठीक है, अब कहता है इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने से, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो वेक्टर बनता है वही निकालना है। किधर निकालना है, तो डायरेक्टेड फ्रॉम P to Q, P से Q के तरफ, P से Q चलेगा। देखिए P से Q डायरेक्शन इधर होगा, लिखा हुआ ना फ्रॉम P to Q, तो P से लेकर के Q तक चलेगा। मतलब यही PQ वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो PQ वेक्टर निकालने से पहले ये जो पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है Q, इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए। क्या करिए, पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो पोजीशन PV का मतलब पोजीशन, PV पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ PV का मतलब पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो x वाला में I से प्लस y वाला में J से और z वाला में K से मल्टीप्लाई करिए। तो इसमें K से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × K, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2i + 3j। बस यही हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो x वाला में I से,
y वाला में j से और z वाला में k से मल्टीप्लाई कर देगा, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब इसका निकालिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ q, कोई बात नहीं, x वाला में यह x कोऑर्डिनेट है, यह y कोऑर्डिनेट है, यह z कोऑर्डिनेट है। x वाला में i से, इसमें i से करिएगा तो ये माइनस i हो जाएगा। y वाला में j से, इसमें j से करिएगा तो -2j हो जाएगा, और इसमें k से करिएगा तो ये -4k आ गया। हाँ, तो दोनों ही पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, वेक्टर PQ निकालना है, वेक्टर PQ निकालना है ना। तो मित्रों ये जो वेक्टर PQ निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है Q माइनस P, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये फॉर्मूला होता है। यानी एक रफ हम आपको समझाते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर AM निकालना हो आपको, अगर AM निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होगा। जैसे अगर आपको CD निकालना हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C होगा, मतलब आगे वाला से पीछे वाला मैच करिएगा। जैसे AM निकालना है तो M के पोजीशन वेक्टर में से A माइनस करेंगे। अगर CD निकालना है तो D के पोजीशन वेक्टर में से C माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए XY निकालना है तो Y के पोजीशन वेक्टर में से X माइनस करेंगे। उसी प्रकार यहाँ PQ निकालना था तो Q में से P माइनस कर दिए। अब बताइए, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आपके सामने में यहाँ पर रखा हुआ है, लिख दीजिए -i -2j -4k, Q का हो गया। फिर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P रखा हुआ है आपके सामने में 2i + 3j। सॉल्व करिए इसको, ये -i हो गया, ये -2j हो गया, ये -4k हो गया। माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी -2i हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3j हो जाएगा। सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, -i -2i -3i हो गया, -2j -3j -5j हो गया, और k वाला इसके अलावा तो कोई है नहीं, मतलब -4k हो गया आंसर वेक्टर PQ। समझे? तो इस तरीके से निकाल सकते हैं वेक्टर PQ। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर वेक्टर PQ निकल गया, अगर QP निकालना होता है ना, जैसे वेक्टर PQ निकल गया ना, QP निकालना होता तो कुछ नहीं करते, PQ वाला में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। याद रखिए, जब नाम पलटेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे AB से BA बनेगा, नाम पलट गया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। AM से अगर MA हो जाएगा तो नाम पलट गया तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। PQ से अगर QP निकालना है ना, मान लो अगर बोलता ऐसे तो PQ ही बोल रहा था निकालने के लिए, लेकिन हमें देखिए ये जो PQ से अगर QP निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कर दीजिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, क्योंकि नाम पलट गया है तो जब भी नाम पलटे तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा +3i +5j और ये हो जाएगा +4k। तो इस तरीके से जो आपका QP भी फाइंड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, है ना। चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कंसीडर 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट दिया हुआ है विथ पोजीशन वेक्टर OP इतना और OQ इतना, है ना। ध्यान से देखिए, ये जो O लग जाता है OP का मतलब होता है, OP का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसमें भी O लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, है ना। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन में अभी कुछ देर पहले पोजीशन वेक्टर फाइंड कर रहे थे ना, तो यह OP का मतलब भी पोजीशन वेक्टर ही होता है। इसका मतलब OP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OQ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, है ना। इसलिए है होता है कि O का मतलब है यहाँ ऑरिजिन, और पोजीशन वेक्टर जब भी होता है वो ऑरिजिन से होता है। पोजीशन वेक्टर जब भी होता है वो ऑरिजिन से होता है, इसलिए जब भी O यानी ऑरिजिन लग जाए इसका मतलब पोजीशन वेक्टर लग गया। OP मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OQ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ठीक है, तो 2 पॉइंट है, चलिए 2 पॉइंट है P और Q, दोनों का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है।
फिर कहता है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। तब कहता है एक नया पॉइंट, तीसरा पॉइंट आ गया आर, उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, जो पी और क्यू के ज्वाइन करने वाले लाइन को डिवाइड करता है। किस रेशियो में? तो 2:1 रेशियो में। दो बार, एक बार इंटरनली डिवाइड करता है और एक बार एक्सटर्नली डिवाइड करता है। मतलब देखिए अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है इंटरनल वाला के लिए बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंटरनल वाला के लिए बात कर रहे हैं। इंटरनल, ठीक है, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का डिमांड क्या था आप लोग को पता है, क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे। अभी क्वेश्चन का डिमांड है कि एक पॉइंट यहाँ पर P है, एक पॉइंट यहाँ पर Q है, ठीक है। पॉइंट P है, पॉइंट Q है। पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ देखिए दिया हुआ है 3a - 2b। अब पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ पर दिया है a + b, है ना। अब कहता है इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन किया गया और इन्हीं पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन बना, इस लाइन को एक तीसरा पॉइंट जो है R डिवाइड किया। किस रेशियो में? तो रेशियो दिया है 2:1। मतलब ये वाला रेशियो 1 है और 2 है और ये वाला 1 है। 2:1 रेशियो में डिवाइड किया। दिया है ना कि PQ लाइन को एक पॉइंट R है जो आपको फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड किया है? 2:1 रेशियो में डिवाइड किया, निकालना है। तो सुनिए, वेक्टर में जैसे ये पॉइंट निकालना है ना, तो वेक्टर में जो भी पॉइंट निकालना होता है, यानी जो पॉइंट अननोन होता है उसको हम लोग R मान लेते हैं। मतलब उसके पोजीशन वेक्टर को हमने R मान लिया। ये जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y मान लेते हैं अननोन चीज़ों को, लेकिन वेक्टर में जो चीज़ अननोन रहता है उसको हम लोग R मान लेते हैं, ठीक है। यही हमको R निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, अगर ये R निकालना है तो बड़ा सिंपल है। कैसे निकलेगा? क्या करिए, रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इधर वाले के रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करिए, इधर वाले के रेशियो से इसमें मल्टीप्लाई करिए। तो 2 × दिस हो जाएगा, 2 × a + b। रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इस रेशियो का इसमें और फिर प्लस, इंटरनल है तो प्लस, और फिर इस रेशियो का इसमें, तो 1 × कितना हो जाएगा 3a - 2b, ठीक है। और डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम यानी 2 + 1। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा ये आ गया आपका 2a 2b। अब 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3a सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में 2 था, ध्यान से देखिएगा। इनका इनसे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 × a + b, और जब इनका इस रेशियो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × कितना हो जाएगा 3a - 2b था, ठीक है। चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a - 2b हो गया, और फिर नीचे में कितना आ गया 3 आ गया। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा 2a + 3a 5a हो जाएगा। फिर 2b में से 2b तो कैंसिल हो गया, पूरी तरीके से खत्म, कुछ नहीं बचा, और नीचे में कितना आ गया 3। तो हो गया हमारा आंसर, है ना। इंटरनल वाला का आंसर हो गया। अब बात करते हैं किसका? एक्सटर्नल का, है ना। फॉर एक्सटर्नल, ठीक है। इसे मान लीजिए एक यहाँ पर P है, एक यहाँ पर पॉइंट Q है, ठीक है। क्वेश्चन में P का पोजीशन वेक्टर दिया है 3a - 2b, ठीक है, और Q का पोजीशन वेक्टर दिया है a + b। अब क्वेश्चन में कहा गया था इस PQ को एक्सटर्नली मतलब बाहर से इधर कोई पॉइंट जो है R डिवाइड कर देता है। किस रेशियो में? तो 2:1 रेशियो में। 2:1 का मतलब यहाँ से पहला पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो निकालना है वो 2 है, और दूसरा से यहाँ तक का 1 है। तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तब कहता है यही पॉइंट R निकालना है, ये पॉइंट R निकालना है। तो चलिए इसके पोजीशन वेक्टर को हमने R मान लिया, समझे। ये जो PQ है, इसी PQ के बाहर एक पॉइंट था R,
इसी आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है और कह रहा है ये जो आर है इस पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करता है किस रेशियो में, तो 2:1। तो 2 पहला वाला पॉइंट से लेंगे और 1 दूसरा वाला पॉइंट से लेंगे। हो गया। अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ भी रेशियो का बैक्रॉस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब पोजीशन वेक्टर आर कैसे निकलेगा, रेशियो का मल्टीप्लाई करो। कैसे बैक्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो P से शुरू होने वाला रेशियो 2 है ना, तो P पॉइंट को छोड़ के Q से मल्टीप्लाई करिए। जैसे देखिए P से शुरू होने वाला कौन है, 2 है, तो P से शुरू होता है 2, तो P में नहीं Q में मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा, जिसको बैक्रॉस कहते हैं। तो P से शुरू होने वाला 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए Q वाला में, मतलब 2 × 2 हो जाएगा A + B, और यहाँ एक्सटर्नल की बात है तो बीच में करेंगे माइनस। Q से शुरू होने वाला 1 है, Q से शुरू होने वाला 1 है, तो Q नहीं P में मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा, तो 1 × कितना हो जाएगा 3A - 2B, और नीचे में एक्सटर्नल है तो रेशियो का क्या हो जाएगा -2 - 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपको ऊपर में हो जाएगा 2A + 2B, अब माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा -3A और माइनस + 2B, और नीचे में कुछ नहीं, नीचे में क्या बच जाएगा 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताइए कितना आंसर आ गया, 2A - 3A हो गया -A, और 2B + 2B हो गया 4B, बस नीचे में 1 है लिख के क्या करेंगे, हो गया आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल का फॉर्मूला सेम होता है, खाली इंटरनल में प्लस लगता है और एक्सटर्नल में माइनस लगता है। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, ठीक है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या है हमारे पास क्वेश्चन, देखिए कहता है सो दैट द पॉइंट ए दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर भी दिया है, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर दिया है और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर दिया है। यहाँ 3 पॉइंट है और शो करना है आर द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टेक्स है। मतलब एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसका एक वर्टेक्स ए, इसका एक वर्टेक्स बी और इसका एक वर्टेक्स सी मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में ए का पोजीशन वेक्टर दिया है 2i - j प्लस के, बी का पोजीशन वेक्टर दिया है i - 3j -5 के, सी का पोजीशन वेक्टर दिया है 3i - 4j -4 के, है ना। तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर पता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि इसको प्रूफ करिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब इन तीनों एंगल में से कोई एक एंगल जो है वो 90 प्रूफ करना है। तीनों एंगल में से कोई एक एंगल 90 प्रूफ करना है, चाहे ए 90 हो जाए, चाहे बी 90 हो जाए, चाहे सी 90 हो जाए। तीनों में से अगर कोई एक एंगल 90 हो गया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप तीनों साइड फाइंड कर लीजिए। साइड ए बी फाइंड करिए, बी सी फाइंड करिए और ए सी फाइंड करिए। सारा साइड निकाल लीजिए बारी बारी, ए बी सी और ए सी फाइंड कर लीजिए सब बारी बारी करके, है ना। तो पहले सबसे पहले साइड ए बी निकालते हैं। तो साइड ए बी मतलब वेक्टर ए बी निकालना है ना। साइड ए बी मतलब वेक्टर ए बी निकालना है ना। तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी पता है आपको, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है ना। और सब दिया है, लिख लीजिए। बी में से ए को माइनस करना है, बी में से ए को, तो करिए। तो बी में से माइनस, बी यहाँ है और ए यहाँ, माइनस करिए। तो आई में से 2 गया तो -i हो जाएगा। -3 में से -3j में से -j गया तो -2j हो जाएगा। और -5k में से k गया तो -6k हो गया। मित्रों हमने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दिया, तो आप लोग घबराइएगा मत। ए बी के लिए b में से माइनस करना था, तो यहाँ पर b है, यहाँ पर a है, माइनस किया। तो i में से 2 गया तो -i हो गया। -3j में से -j गया तो -2j हो गया। -5k में से -5k में से k माइनस हुआ तो -6k हो गया। ठीक है, अब चलिए ए बी निकल गया, बी सी निकालिए।
अब BC कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, मतलब C में से B को माइनस करेंगे तो C यहाँ है B यहाँ है, माइनस करिए तो 3i में से i तो 2i माइनस 4j में से माइनस 3j तो माइनस j हो जाएगा। अब माइनस 4k में से माइनस 5k तो प्लस k हो जाएगा, हो गया BC। अब निकालना है AC। AC कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो करिए तो C में से A माइनस करिए, ये है C और ये है A, माइनस करिए तो 3i में से 2i गया, कितना बचेगा 3i में से 2i गया तो i बचेगा, माइनस 4j में से माइनस j गया तो माइनस 3j बचेगा, और माइनस 4k में से k गया तो माइनस 5k बचेगा। ठीक है ना, आपने तीनों साइड निकाल लिया, AB BC AC निकाल लिया। अब क्या करिए, अब 90 प्रूफ करना है, तो 90 प्रूफ करने के लिए इन तीनों में से दो दो को लेकर बढ़िए, एक बार AB BC, एक बार BC AC और एक बार AC और AB। क्या क्या लेना है, एक बार AB BC लेना है, एक बार BC AC लेना है और एक बार AC AB लेना है, और डॉट करना है, डॉट क्या करना है, डॉट। और देखना है कि AB को BC से डॉट करने या BC को AC से डॉट करने या AC को AB से डॉट करने पर जीरो आता है। अगर डॉट जीरो आ गया, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो जब डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है इसका मतलब बीच का एंगल 90 डिग्री होता है मित्रों। क्यों, क्योंकि देखिए आप लोग को पता है डॉट प्रोडक्ट A डॉट B का फॉर्मूला होता है A का मॉड B का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो अगर यह थीटा 90 हो गया तो कॉस 90 जीरो, तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब थीटा 90 मतलब A और B के बीच का एंगल 90, तो बताइए इसका मतलब A डॉट B अगर जीरो हो गया इसका मतलब थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हो गया इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर तो हमको तो चाहिए ही, एक एंगल कोई एक 90 हो गया इसमें से, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो प्रूफ हो जाएगा। तो डॉट करके देखिए, है ना, डॉट जीरो आ गया मतलब एंगल 90, और एंगल अगर 90 हो गया तो ये ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो करके देखिए, तो चलिए सबसे पहले करते हैं AB डॉट BC, है ना, AB BC। देखिए AB आपके सामने में, AB का वैल्यू ये निकला हुआ है और BC का वैल्यू ये निकला हुआ है, दोनों को डॉट करना है। तो डॉट करना बड़ा आसान है, AB का वैल्यू देखो ये, AB का वैल्यू ये है और BC का वैल्यू ये है। कैसे डॉट करेंगे, I वाले को I से मल्टीप्लाई करें, I का कोफिशिएंट I का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। डॉट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर AB को BC से डॉट करना है, तो इनका I कोफिशिएंट -1, इनका I कोफिशिएंट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इनका J कोफिशिएंट -2 इनका -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को -1 से हो जाएगा +2, इनका K कोफिशिएंट -6 इसका हो गया +1, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, सॉल्व करेंगे तो ये -6 आ गया, जीरो नहीं ना आया। चलो अब आगे बढ़ जाओ, AB को BC से करिए, BC को AC से करिए, BC को AC से करिए डॉट। तो AC का देखो ये वाला वैल्यू है, ये है BC और ये है AC, डॉट करिए। तो कैसे करेंगे डॉट, I इसका 2 है इसका 1 है, तो 2 × 1 हो गया 2, इसका J -1 है और इसका -3 है, तो -1 × -3 +3 हो गया, इसका K 1 है इसका K -5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ गया। अब देखो मल्टीप्लाई करने पे 0 आ गया, 2 + 3 प्लस में 5 -5 0 आ गया। तो बताइए BC को AC से डॉट के तो 0 आ गया ना, इसका मतलब BC और AC के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया 90 डिग्री, है ना। BC और AC, ये है BC और ये है AC, तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है वो 90 हो गया, और अगर एंगल 90 इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर बोल देंगे कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मित्रों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डॉट रह जाता हो
तो किसी भी प्रकार का कंप्लेन है चिंता मत करिएगा, लगे कि एकदम एज ए होम ट्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से सीखिए और अच्छी तरीके से पढ़िए और मज़े करिए, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर आगे बढ़ाइए, ठीक है, ताकि आप भी खुश रहें और बाकी लोग भी खुश रहें और हम भी थोड़ा खुश हो जाएं, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे 10.2 का एग्जाम्पल्स कर दिए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इनके एक्सरसाइज पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।